नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए डिस्कशन के साथ। और आज जिस मुद्दे पे डिस्कशन हम कर रहे हैं वो उस हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए, जानना चाहिए इस मुद्दे को और उस लीगल प्रोविजंस को जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, बेच रहा है या किसी के जरिए वो प्रॉपर्टी के सेल डीड में, सेल एग्रीमेंट में फैसिलिटेट कर रहा है, या डीलर है या ब्रोकर है। जो सवाल है कि क्या होता है अगर एक सेलर एक ही प्रॉपर्टी को दो लोगों को बेच देता है, तो कौन जीतता है, पहला बायर या दूसरा बायर, या दोनों में से कोई नहीं। तो क्या सिनेरियो होता है जिसमें ये इस तरह के इशू को डिसाइड किया जाता है। नॉर्मली ऐसा आपने देखा होगा कि एक प्रॉपर्टी में किसी ने प्रॉपर्टी एग्रीमेंट में एग्रीमेंट टू सेल में एंटर किया, बाद में उस प्रॉपर्टी किसी और को बेच दिया। तो हम इस मुद्दे को डिस्कस करेंगे एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बैकग्राउंड में, जिसका नाम है केस मंजूनाथ वर्सेस मुशारी वीरप्पा। 2025 का जजमेंट। और इसके पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था इस इशू पे कि अगर कोई नोटिस, कैंसिलेशन नोटिस एग्रीमेंट के को कैंसिल करने के लिए दे दिया जाता है और जो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाता है, और अगर वो उसके कैंसिलेशन नोटिस का डिक्लेरेशन नहीं मांगता है, नल एंड वाइड, तो क्या इफेक्ट होता है। तो आज हम जिस इशू पे हैं कि किस सिचुएशन में जो सब्सिक्वेंट बायर है वो बोनाफाइड परचेजर होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि ए एक प्रॉपर्टी खरीदता है बी से, बाद में बी उस प्रॉपर्टी को सी को बेच देता है। तो नॉर्मली जो लॉ है कि जो पहले एग्रीमेंट हुआ है वो प्रिवेल करता है, लेकिन हम इस पूरे चीज़ को समझते हैं जो सबसे बड़ा एक्सेप्शन क्या है और किस सिचुएशन में जो लेटर ऑन जजमेंट है वो भी प्रिवेल करता है। इन बातों को समझते हैं कि अब जैसे ए के फेवर में एग्रीमेंट टू सेल है तो उसके फेवर में एक इक्विटेबल राइट हो गया। वहीं पे अगर बी सी के फेवर में अगर सेल डीड है तो उसका एक लीगल राइट क्रिएट हो गया। तो ये इक्विटेबल राइट वर्सेस लीगल राइट का क्या हस्र होता है, और सी किस सिनेरियो में बोनाफाइड परचेजर होता है। क्योंकि बोनाफाइड परचेजर होने के लिए उसको परचेज वैल्यू, कंसिडरेबल वैल्यू होना चाहिए, विथ गुड फेथ होना चाहिए। तीसरा, विदाउट नोटिस ऑफ द अर्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए, जी कि पहले जो एग्रीमेंट हुआ है उसका नोट, उसकी जानकारी उसको नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि बोनाफाइड परचेजर कब बनता है और कब नहीं बनता है, कोर्ट क्या कंसिडर करती है। तो हम इस बात को समझने के लिए थोड़ा फैक्ट देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा ड्रामेटिक है। ये जो फैक्ट हम आपसे बता रहे हैं, 28 अप्रैल 2000 को एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल के जरिए 554 एकड़ ज़मीन का डील होता है, जिसका सेल प्राइस होता है 29,95,000 रुपया, और उसमें 2 लाख रुपया देन एंड देयर पेमेंट होता है। फिर 2002 से 2001 के बीच में इंस्टॉलमेंट में तकरीबन 8,22,12,000 रुपये पेमेंट होता है। उसके बाद एक पार्टीशन सूट फाइल कर देता है जो सेलर होता है उसका भतीजा उसके खिलाफ। वो हाई कोर्ट चला जाए, वो जो ओरिजिनल परचेजर होता है वो पार्टी बनने की कोशिश करता है। कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करती पार्टीशन सूट में, वो हाई कोर्ट जाता है, वहाँ भी डिसमिस हो जाता है। 10 मार्च 2003 को फिर जो सेलर होता है वो एक लीगल नोटिस देता है और एग्रीमेंट की सेल को टर्मिनेट कर देता है। और उसी बीच वो सूट को विड्रॉ कर लेता है उसका भतीजा, जो पार्टीशन सूट होता है। और फिर जो सेलर होता है उस प्रॉपर्टी को किसी तीसरे को तिगुने दाम पे बेच देता है। ओरिजिनल परचेजर के पास कोई रास्ता नहीं होता है, वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करता है। ट्रायल कोर्ट ये कहती है तुम्हारी एग्रीमेंट तो वैलिड है और तुम रेडी और विलिंग भी थे अपने पार्ट का एग्रीमेंट पूरा करने के लिए, लेकिन सॉरी, हम तुम्हें सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिग्री नहीं दे सकते। हाँ, तुम जो पैसा है उसको 9% के इंटरेस्ट पे लौटाने की बात करता है ट्रायल कोर्ट। अब मैटर हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट ने कहा परचेजर था वो बोनाफाइड परचेजर नहीं है, और चूंकि उसको उस एग्रीमेंट टू सेल की जानकारी थी फिर भी उसने खरीदा, तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा बोनाफाइड परचेजर का, और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिग्री कर देती है। तो जो बड़ा सवाल निकल के आता है कि किस सिनेरियो में कोई सब्सिक्वेंट परचेजर बोनाफाइड परचेजर होता है। तो अब डिवीज़न बेंच सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है ये मैटर। डिवीज़न बेंच में थे जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन, जिन्होंने ये केस को 10 नवंबर 2025 को डिसाइड किया। तो अब देखते हैं जो हमारा बड़ा सवाल है
कि हु इज ए बोनाफाइड परचेजर, कौन है वो बोनाफाइड परचेजर और किस उसको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिससे कि वो बोनाफाइड परचेजर बनता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि बोनाफाइड परचेजर के लिए वो प्रॉपर्टी को खरीदा हो वैल्यू से, उसने अमाउंट पे किया हो, और दूसरा कि उसको पहले नोटिस की जानकारी नहीं हो, पहले पहले एग्रीमेंट की जानकारी नहीं हो, उसके पास नोटिस नहीं हो। अब नोटिस को भी अब देखना होगा कि क्या कितना एक्सटेंसिव रूप में देखा जाता है नोटिस को। एक तो होता है एक्चुअल नोटिस कि उसको पूरी एग्रीमेंट की जानकारी थी, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस कि अगर वो थोड़ा सा भी प्रयास करता, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करता तो उसको उस बात की जानकारी हो जाती। तीसरा होता है इम्प्यूटेड नोटिस कि अगर जैसे म्यूटेशन करा लिया है किसी व्यक्ति ने तो किसी प्रॉपर्टी का, तो इसका पर्पस है या कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, तो उसकी जानकारी ये मानी जाती है कि उसके पास वो जानकारी है। जो लीगल प्रोविज़न है वो हम देखते हैं इसमें। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट लीगल प्रोविज़न है दो है, एक सेक्शन 3 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, दूसरा सेक्शन 19B स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और कुछ जजमेंट भी इसमें बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे रामनिवास वर्सेस बानो का जजमेंट है 2000 का, जिसमें इसको बहुत बढ़िया डील किया गया है। तो जो हम कहना चाहते हैं कि सब्सिक्वेंट बायर को बोनाफाइड परचेजर होने के लिए उसको ज़रूरी है कि वो पूरी जानकारी खरीदने के पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करे और ऑनेस्ट इंक्वायरीज़ करे। उसको आंख बंद करके अगर वो प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो बोनाफाइड परचेजर के दायरे में नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने के पहले सेलर की ये जिम्मेवारी है, जो सेलर ने खुद ही एडमिट किया है इस केस में पर्टिकुलरली, कि उसको लीगल नोटिस की जो टर्मिनेशन नोटिस था जो सेलर ने बायर को दिया था, उस नोटिस की उसको जानकारी थी, उसने एडमिट किया है। तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर उसको नोटिस की जानकारी थी तो इसका मतलब कि उसको लिटिगेशन हिस्ट्री की भी जानकारी थी, उसको एग्रीमेंट टू सेल की भी जानकारी थी, और जो है जो सेलर ने कोशिश करी अपने तरीके से एग्रीमेंट कैंसिल करने का और पैसा नहीं लौटाया, इन सब की जानकारी थी। तो अगर वो उसने जो इंक्वायरीज़ करी वो उसका अगर कंप्लीट इंक्वायरी करता तो उनको पूरी बात की जानकारी हो जाती। तो उसने जितनी जितनी इन्फॉर्मेशन नहीं इकट्ठा करी वो उसका विलफुल था, और वो जानबूझकर वो जो सच्चाई है उसको नहीं जानना चाहता था या वो कोर्ट को नहीं बता रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आप बोनाफाइड परचेजर नहीं हैं, क्योंकि आपने गुड फेथ में एक्ट नहीं किया, और इस तरीके से जो अर्लियर बायर है उसके राइट को आप डिफीट नहीं कर सकते। तो इस बैकग्राउंड में कोर्ट ने कहा कि जो ओरिजिनल बायर है वो रेडीनेस और विलिंगनेस, उसको ट्रायल कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है, क्योंकि उसने 8 लाख रुपया पेमेंट किया, उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए उसने वेट किया, उसने उसके पहले वाले मुकदमे में पार्टी बनने की कोशिश की। तो जो ओरिजिनल बायर था जिसको एग्रीमेंट टू सेल मेंटर किया था 2000 में, सन 2000 में, उसको उसके राइट को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया, और हाई कोर्ट ने जो डिक्री कर दी थी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की उसको अपहेल्ड किया, और जो सब्सिक्वेंट बायर था उसको कहा कि ये बोनाफाइड परचेजर नहीं है। तो जो सबसे बड़ा पार्ट था सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, जो मुझे बहुत बढ़िया लगा, जो इस पूरे जजमेंट का जो आखिरी पार्ट था ना वो सबसे अच्छा पार्ट है इस पूरे डिस्कशन में। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सबके साथ न्याय किया, चाहे वो ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल का बायर हो या ओरिजिनल सेलर हो या सब्सिक्वेंट परचेजर हो, सबके साथ न्याय किया। सबसे पहला तो उसने कहा कि ओरिजिनल बायर को कहा कि भाई आप जो बैलेंस कंसिडरेशन अमाउंट है 18,83,000 का, उस पर 16% का इंटरेस्ट देकर जब से ड्यू हुआ है तब से लेकर आज तक पेमेंट कीजिए। तो ये सफिशेंटली कंपनसेट कर दिया।
दूसरा, ओरिजिनल बायर को ये कहा कि जो सब्सिक्वेंट बायर था, उसने 71 लाख रुपए दिए थे, तो उसको भी 5 करोड़ रुपए से कंपनसेट किया, क्योंकि ये काफ़ी लंबा समय निकल गया था, प्रॉपर्टी की वैल्यू कई गुना हो गई थी। तो इसमें मैं देखता हूँ कि आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इससे बेहतर यूज का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने तीनों जो स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो ओरिजिनल सेलर हो, ओरिजिनल बायर हो या सब्सिक्वेंट परचेजर हो, सभी के ख्याल को, सभी के इंटरेस्ट का ख्याल किया और सब्सटेंशियल जस्टिस की। तो जब भी सब्सिक्वेंटेड परचेजर हैं आप, तो ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, कुछ बात की जानकारी आप जरूर कीजिए। ये हमारे पूरे डिस्कशन का टेक अवे है, जो मैं हर एक उस व्यक्ति को देना चाहता हूँ जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, कि सबसे पहले तो चेक कीजिए कि क्या कोई प्रीवियस एग्रीमेंट है उस लैंड से रिलेटेड। दूसरा, कि कोई पेंडिंग सूट है उस लैंड से रिलेटेड। तीसरा, कि कोई नोटिस दिया गया है। चौथा, कि पोजीशन किसके पास है। पांचवा, कि क्या कोई म्यूटेशन एंट्रीज है उस प्रॉपर्टीज़ को लेकर, या रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई ऐसी डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, अगर आप इंक्वायरी कर लेते हैं तो अपने जो सेल है उसको बचा सकते हैं, और जिससे करोड़ों का जो लॉस आपको होने की संभावना है वो नहीं होगी। अब जिस केस में ही उसने 71 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी और 25 साल के बाद उसको प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ा। तो ये आपको एक हिदायत भी है, एक एडवाइस भी है, और ये समझदारी भी है, एक कॉमन सेंस की समझदारी है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। तभी मैं कहता हूँ कि जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ वो इस लहजे में करता हूँ या इतने सिंपल शब्दों में करता हूँ कि लॉयर, लिटिगेंट्स और लेमैन तीनों को इक्वल बेनिफिट हो। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन दबाइए, और इससे रिलेटेड जो भी इशू है आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमारा ये सिलसिला चलता रहे। अगले डिस्कशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।